हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। एसिडोसिस होता क्या है? एसिडोसिस का मतलब है आपकी बॉडी में एसिड लेवल बढ़ जाए या बाइकार्ब लेवल डिक्रीज हो जाए, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द रिस्पायरेटरी टाइप ऑफ एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक टाइप ऑफ एसिडोसिस। और रिस्पायरेटरी टाइप और मेटाबॉलिक टाइप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड जो है आ जाए बढ़ जाए तो वो क्या करवाता है? वो रिस्पायरेटरी टाइप ऑफ एसिडोसिस करवाता है। अगर बॉडी में अदर देन दिस कार्बोनिक एसिड HCl, NH4Cl या अदर एंड एक्सोजीनियस एसिड्स आ जाएं तो वो क्या करवाएंगे? मेटाबॉलिक टाइप ऑफ एसिडोसिस करवाते हैं। तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर ली और बेसिक डेफिनेशन याद कर ली कि अगर बॉडी से एसिड बढ़ जाए या बाइकार्ब लेवल प्लाज्मा से कम हो जाए तो क्या करवाएंगे? एसिडोसिस करवाएंगे। अदर देन कार्बोनिक एसिड, अगर हमारी बॉडी में एसिड आ जाए तो वो क्या करवाएगा? मेटाबॉलिक टाइप ऑफ एसिडोसिस करवाएगा। पैथोफिजियोलॉजिकली कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? या आपकी बॉडी में एंडोजीनियस एसिड लेवल बढ़ जाए कार्बोनिक एसिड के अलावा, या एक्सोजीनियस एसिड आ जाए, या आपकी बॉडी से बेस डिक्रीज हो जाए, लॉस ऑफ बेस हो जाए ड्यू टू बाउल डिजीज़ और किसी किडनी की डिफॉर्मिटी की वजह से। ट्रू कॉजेज़ क्या हैं? वो डिवाइडेड है एनाइन गैप पे आपका। अब ये एनाइन गैप क्या है? एनाइन गैप है बेसिकली द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन मेजर केटाइन एंड एनाइन इन प्लाज्मा। अब हमने बात की थी ECF की। ECF में सर्टेन सॉल्यूट्स होते हैं, उसमें कुछ सॉल्यूट कंटेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज और कुछ करते हैं नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम है मेजर चंग में, और नेगेटिव चार्ज वाले बाइकार्ब और क्लोराइड है। तो ये आपस में प्लस बाइकार्ब क्लोराइड प्लस करते हैं और सोडियम पोटेशियम प्लस करके इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं। जो वैल्यू आता है वो होता है एनाइन गैप। अब ये एनाइन गैप का क्या रोल है? एनाइन गैप का यहाँ पे ये रोल है कि आपके सर्टेन डिजीज़ को हम ट्रीट करते हैं इस एनाइन गैप को देख के। अगर ये एनाइन गैप बढ़ जाए, ये एनाइन गैप क्यों बढ़ता है? क्योंकि सर्टेन स्मॉल एनाइंस जिसको हम यहाँ पे हमें मेजर चंक में हम नहीं देखते, जैसे फॉस्फेट हो गया, ठीक है, SO4 हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, या सर्टेन अदर एनाइंस जो हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। तो कंपनसेशन में क्या होगा? आपके जो मेजर एनाइंस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो एनाइन गैप को बढ़ाते हैं। हम आगे बात करेंगे कॉजेज़ की। सर्टेन कॉजेज़ हैं जिसमें एनाइन गैप बढ़ जाता है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि एनाइन गैप कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की, जिसमें नॉर्मल टाइप ऑफ एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हम पहले बात करेंगे। नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? प्लाज्मा पोटेशियम लेवल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं एंड क्लोराइड डिक्रीज कंसंट्रेशन में जो है बढ़ जाता है। हमने बात की इंक्रीज एनाइन गैप कैसे मिलेगा? सर्टेन स्मॉल जो एनाइंस हैं वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से मेजर एनाइंस डिक्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल एनाइन में ये होगा कि एक जैसे बाइकार्ब है वो डिक्रीज़ हो जाएगा किसी वजह से, तो उसकी जगह पे कंपनसेशन में क्लोराइड बढ़ जाता है। मतलब मेजर जो आपके एनाइंस हैं उसी में ही जो है कंपनसेशन होती है। कॉजेज़ क्या है? GI लॉसेस, डायरिया हो गया, सर्टेन डिजीज़, वॉमिटिंग हो गई, अदर जो है कोई आपने बाउल फिस्टूला होगा या कुछ जो है यूरिनरी डाइवर्जन टाइप के प्रोसीजर्स किए हैं जिसकी वजह से पेशेंट की ये सिम्टम्स, ये कॉजेज़ हो सकते हैं। अदर कंडीशंस में कुछ सर्टेन ड्रग्स करवाती हैं जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवाती हैं, डायरेटिक्स हो गए, सर्टेन अदर ड्रग्स हो गई। यह रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, हमने बात की थी नेफ्रॉन की 2 ट्यूब्यूल्स हमने बात की, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इसके बाद लूप ऑफ हैनले आता है, फिर डिस्टल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल। तो ट्यूबुलर एसिडोसिस में ये होता है कि ट्यूब्यूलर डिफॉर्मिटी हो जाती है, जो उनका नॉर्मल काम में वो काम करना ख़त्म हो जाता है और एसिड जो है बॉडी में यहाँ पे नॉर्मल काम में कि फिल्ट्रेट करना, मतलब
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का कि हाइड्रोजन आयन सोडियम पोटेशियम बाइकार्ब को जो है रीअब्सॉर्ब करना और हाइड्रोजन आयन को वहाँ पे सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे काम नहीं करता ये मैकेनिज्म इन डिफॉर्मिटी। वो हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा, एक बड़ा चार्ट है एसिडोसिस, ट्यूबुलर एसिडोसिस का। या आपको डिस्टल कॉन्जुलेट ट्यूब्यूल जो है वो काम नहीं कर रहा, वो हाइड्रोजन आयन को जो है सीक्रेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में एसिड बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज एनायन गैप। जो इंक्रीज एनायन गैप है, इनके कॉजेज़ क्या हैं? उसमें सबसे कॉमन कॉज जो है वो कीटो एसिडोसिस है। इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप की कीटो एसिडोसिस हो सकती है। डायबिटिक टाइप ऑफ कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक हमने पढ़ा था कि डायबिटिक 2 टाइप की, टाइप 1 डायबिटिक एंड टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 1 डायबिटिक में क्या होता है, आपके बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। जब बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं, और ये जो है जेनेटिक्स हो सकती है, या जो है वो मीन्स के न्यू बॉर्न और जो है चिल्ड्रंस में मोस्टली होती है बिलो प्यूबर्टी 18 ईयर्स। तो वो पेशेंट थिन लीन होते हैं, उसमें शुगर लेवल एकदम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सर्टेन जो है वो नॉर्मल जो आपका जो है पोटेशियम जो है इन सेल्स चला जाता है और सोडियम लेवल बढ़ जाते हैं, पूरी डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। तो डायबिटिक जो एसिडोसिस में भी जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कई एग्जांपल है, इसमें एनायन गैप बढ़ जाता है। तो सेकंड वन इज मैल नरिश और स्टारवेशन कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट है, एक बच्चा आपके पास आ रहा है जो आपको बाय लुक ही आपको लग रहा है कि मैल नरिश है, थिन लीन सा है, 4-5 दिन से खाना नहीं खाया होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी जो ग्लूकोज है वो जो है वो आपके लिपिड्स सेल्स जो होते हैं, आपके फैट सेल, उससे जो है डिसोसिएट होगा, और बॉडी में जो है ग्लूकोज जब बढ़ेगा तो वो क्या करवाएगा, वो इंसुलिन की जो है रेजिस्टेंस करवाएगा और साथ में जो है एसिड फॉर्मेशन करवाएगा। तो उसमें भी आपको जो है कीटो एसिडोसिस हो सकती है। थर्ड वन इज़ अल्कोहलिक टाइप ऑफ कीटो एसिडोसिस। अल्कोहलिक टाइप में सर्टेन अल्कोहलिक यूज़ और मिथेनॉल यूज़ की वजह से जो है कीटो एसिडोसिस हो सकती है बॉडी में। तो तीनों में आपको क्या, जो आपकी डायबिटिक और स्टारवेशन टाइप ऑफ कीटो एसिडोसिस है, उसमें आपको माउथ में पेशेंट की एसीटोन्स की स्मेल आएगी। ठीक है, यूरिन से आपको कीटोन जो रिलीज़ होगा। ठीक है, ये हमने बात की कॉमन कॉज जो कीटो एसिडोसिस था। उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, जब आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करते हो, एक कॉमन एग्जांपल है, तो उसमें आपकी एनारोबिक जो है वो साइकिल स्टार्ट होती है, वो बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने एक्सरसाइज पूरी कर ली है तो वो लैक्टिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। पर यहाँ पे क्योंकि आपकी बॉडी काम नहीं कर पा रही और आपके फैट, आपकी जो एक्सरसाइज की वजह से, रनिंग की वजह से आपकी लिपिड जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो वो जो है लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, वो आपकी बॉडी में ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है और इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सर्टेन पॉइजन्स हैं जिसमें सैलिसाइलिक पॉइजनिंग, मिथेनॉल पॉइजनिंग, ये भी आपकी जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा सकते हैं विद इंक्रीज एनायन गैप। ये हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो ट्रीट करेंगे वो इस पे करेंगे कि एनायन गैप नॉर्मल एनायन गैप है या इंक्रीज एनायन गैप है। ठीक है, हम जो ट्रीट सारा करेंगे वो इन 2 डिफ्रेंशिएशंस पे करेंगे और उनकी कॉजेज़ को देखेंगे। अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने नॉर्मल टाइप ऑफ कीटो एसिडोसिस में बात की थी। एक तो जीआई लॉसेस था, दूसरा था कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, हमें याद होगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो किस पे, आपको फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होती है। 2 जगह होती हैं जहाँ पे आपकी हाइड्रोजन आयन और सर्टेन सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होती है। एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, एक डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो टाइप 1 आरटी होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, वो होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में यहाँ पे, और टाइप 2 जो होगा वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होगा।
टाइप 1-2 की हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसमें फेंकोनी सिंड्रोम, विल्सन डिजीज़, ठीक है, और मेलानोमास, अमाइलोइडोसिस, हाइपर पैराथायरॉइड हो गया, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट ड्रग्स करवा सकती हैं ये। टाइप 2 जो है डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, डिस्टल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल में कि जो कॉजेज़ हैं उसमें मोस्टली एसएलई टाइप ऑटो इम्यून डिजीज़ आती हैं। एसएलई टाइप हो गया, या कुछ जो है लिथियम हो गया, एम्फोटेरिसिन हो गई ड्रग्स, तो ये टाइप जो है टाइप 1 डिस्टल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल करवाती हैं। ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि आपके पास एक पेशेंट आया है जिसकी जीआई लॉसेस नहीं है, आपके पास एसिडोसिस में है, ड्राउजी है, आपने रूल आउट करना है डिजीज़ को कि ट्यूबुलर एसिडोसिस होना है। फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है टाइप 2 या टाइप 1 है। एक टाइप 3 होता है जिसमें आपका जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स जो होते हैं, जहाँ पे एडीएच या एल्डोस्टेरोन आकर लगता है, वो उन जो है रिसेप्टर की जो है इनहिबिशन होती है या डिफॉर्मिटी होती है, जिसकी वजह से आपको जो है टाइप 4 टाइप ऑफ ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकती है। तो आपको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस समझ आ गया होगा कि इसमें 3 टाइप्स की हमने बात की थी। प्रॉक्सिमल टाइप जो टाइप 2 होता है, मीन्स के उसकी जो प्रॉक्सिम पीसीटी पे ही जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो रीअब्सॉर्ब वो सीक्रेट नहीं हो रहे और बॉडी में जो है उसके लेवल बढ़ जाते हैं। डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल पे टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं। ये क्लासिक टाइप ऑफ ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। इसमें बेसिकली आपकी जो सोडियम पोटेशियम रीअब्सॉर्प्शन और बाइकार्ब सीक्रेशन होती है वो इम्बैलेंस होती है। तो इसमें मोस्टली आपका जो है पोटेशियम तो आपकी बॉडी में प्रॉक्सिमल में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो आपकी बॉडी में जो पोटेशियम का लॉस नहीं होगा अगर टाइप 1 एसिडोसिस होगी। और टाइप 2 में आपकी जो है वो उसकी भी लॉस होगा, बाइकार्ब भी लॉस होगा उसमें, मगर स्मॉल अमाउंट में लॉस होगा। और साथ में इन पेशेंट्स में जो है टाइप 2 एसिडोसिस वालों में हाइपोकैलेमिया मिलेगा देन दी डिस्टल टाइप वालों में। और बाकी हम जो डिस्टल ट्यूबुलर रेजिस्टेंस इन एल्डोस्टेरोन की बात की, वहाँ पे हाइपरकैलेमिया में इन पेशेंट्स में मिलेगा, क्योंकि आपकी जो है सोडियम पोटेशियम जो है यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन होती है ड्यू टू एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की वजह से वो इम्बैलेंस हो जाती है। पेशेंट किस सिम्टम के साथ आएगा, हमने बात कर ली कि एनाइन गैप के हम जो कॉजेस पढ़े थे, जीआई लॉसेस होंगे तो पेशेंट ड्राउजी होगा, स्किन ट्रगर होगी, ठीक है, पेशेंट बिल्कुल जो है ड्राउजी टाइप के होंगे, ठीक है, हाइपरकैलेमिक भी हो सकते हैं, हाइपोकैलेमिक भी हो सकते हैं, डिक्रीज प्रेशर्स हो सकते हैं पेशेंट्स के, मसल वेस्टिंग हो सकती है स्टार्वेशन वगैरह की वजह से, या पेशेंट अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और उसमें है तो कास्मल ब्रेथ, एसिडोन ब्रेथ हम जिसे बोल रहे थे, चेंजेस इन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन वगैरह में मिलेगी इन पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं बैक सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है आपके पास। अप्रोच कैसे करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग आपके 90% जो है डायग्नोसिस तक पहुंचा देती है। उसके बाद जीसीएस, पल्स, प्रेशर्स, रेस्पिरेटरी रेट, ईसीजी चेंजेस, यूरिन आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपको जो है कॉजेज़ को रूल आउट करने में हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवा सकते हैं हम इसमें? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करना होता है पेशेंट का, क्योंकि हमने बात की डायरिया और वॉमिटिंग में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो उसमें हमने और साथ में हम एनाइन गैप भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स से ही निकालते हैं। तो वो निकाल के पहले ये रूल आउट करना है कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या आपका इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। उसके बाद हमने करवानी है एबीजीज। एबीजीज में हमें क्या इंटरप्रिटेशन और क्या मिलेंगी, तो आपको क्या मिलेगा, पीएच डिक्रीज मिलेगी, मीन्स कि ब्लड में एसिडिक इन्वायरमेंट है, साथ में एच एंड कंसनट्रेशन बढ़ी हुई होगी। इसके रिस्पॉन्ड में हम ये सिंपल आपको जो एसिडोसिस का बता रहा है। अगर साथ में बाइकार्ब डिक्रीज मिल रहे हैं तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्ड है, मीन्स कि मेटाबॉलिक है। और साथ में आपको कंपनसेटेड क्या मिलेगा, कंपनसेशन है तो डिक्रीज PCO2 भी मिलेगा। इन पेशेंट PCO2 भी एज ए कंपनसेट मैकेनिज्म में आता है।
तो ये आपको ABGs मिलेंगे इन पेशेंट्स में। उसके बाद हम बात करें प्लाज्मा ग्लूकोज, यूरिया क्रेडिट्स तो हम जो है किडनी के फंक्शंस देखने के लिए हम करवा लेते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा ग्लूकोज और लैक्टेट की बात करते हैं। प्लाज्मा ग्लूकोज और लैक्टेट क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और स्टार्वेशन टाइप ऑफ कीटोएसिडोसिस की, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होगा, यूरिन में कीटोन्स आएंगे, ठीक है, और ब्लड में कीटोन्स लेवल बढ़े हुए होंगे, कीटोन एसिड की हमें बात पता पड़ गई। अब स्टार्वेशन टाइप ऑफ कीटोएसिडोसिस में क्या होगा, आपकी बॉडी स्टार्वेशन की वजह से लिपोलाइसिस होगी, लिपिड जो है ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज बनाएगा, तो आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होगा और यूरिन में भी ग्लूकोसूरिया भी होती है साथ साथ, हो गया ज़्यादा बढ़ गया तो ग्लूकोज लेवल की हमने बात की, प्लाज्मा ग्लूकोज इंक्रीज़ होगा। लैक्टेट लेवल हमने बात की कि जब भी मसल फटीग होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो लैक्टिक एसिडोसिस मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई मसल ब्रेक डाउन चल रहा है जिसकी वजह से अप्रोच कैसे करना है पेशेंट को, हमने इन्वेस्टिगेशन की बात तो कर ली। अब जो अप्रोच करेंगे उसमें हम जो चीज़ें देखेंगे कि बॉडी में बाइकार्ब लेवल कितनी है, ठीक है, पीएच क्या है। अगर पीएच 7.1 से कम है तो ये इमरजेंसी है, क्योंकि कार्डियक इरिथमियाज हो सकती है पेशेंट को, तो हमने ट्रीट करना है विद बाइकार्ब्स। बाइकार्ब कितने देने हैं, 50 to 100 मिलीमोल एट ए टाइम अंडर स्कैपुलस मॉनिटरिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड केसेस। हम जब बाइकार्ब्स देते हैं तो हम उसके साथ पेशेंट की ABGs करके मॉनिटर करते हैं पेशेंट की लेवल्स को। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी में है, सीवियरली एसिडोसिस है, तो डायलिसिस की तरफ भी हम लोग जाते हैं। बट सबसे पहले हमने ट्रीट करना है अंडरलाइन कॉज को। अंडरलाइन कॉज हमने बात की, डायरिया वोमिटिंग है तो हमने IV फ्लूइड्स देने हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स जो है सप्लीमेंट्स देने हैं, और पेशेंट की जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है करेक्ट करना है और जो है कॉज को ट्रीट करना है। ऐसे ही इंक्रीज एनायन गैप की हम बात करेंगे, जो कॉज हमने पढ़े थे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हम क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन के साथ हम ये कि पोटेशियम को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमने हाइपोकैलेमिया में रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी कि इंसुलिन देने की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है पोटेशियम की और वो ICF में चला जाता है। तो हाइपोकैलेमिया में तो पेशेंट नहीं जा रहा, तो हम पोटेशियम को मॉनिटर करते हैं साथ में। ऐसे ही स्टार्वेशन वाले पेशेंट की हमने हिस्ट्री ली, एग्जाम उसकी जो है सारी चीज़ें हमने देख ली। स्टार्वेशन में तो हम ग्लूकोज वगैरह पेशेंट में देते हैं, माइलनरेशन ग्लूकोज है, तो कीटोन बनना जो बॉडी में बनते हैं वो बनना कम हो जाते हैं और आपकी बॉडी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। तो हमने और लिवर की कंडीशंस हैं, उसमें भी हम जो है B12 वगैरह देते हैं और सर्टेन अदर चीज़ें देते हैं, डायलिसिस वगैरह करके इस मिथेनॉल को रिमूव करते हैं बॉडी से, अगर मिथेनॉल इंटॉक्सिकेशन हो रही है जिसकी वजह से एसिडोसिस बन रहा है। तो अब बात करते हैं RTA की। टाइप 1 एंड टाइप 2 RTA में हमने बात की थी कि आपकी जो सॉल्यूट्स हैं वो सीवियरली डिस्टर्ब हो जाते हैं, सीवियरली सीक्रेट और होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि आपकी जो रीअब्सॉर्प्शन जो टाइप 1 और टाइप 2 में होती है वो नहीं हो पाती है। तो उसमें हमने सोडियम बाइकार्ब्स या पोटेशियम बाइकार्ब्स जो है, पोटेशियम क्लोराइड्स जो है सॉल्यूशंस देने होते हैं पेशेंट को। उसके साथ हमने पेशेंट के साथ साथ जो है अंडरलाइंग कॉज है, फैंकोनी सिंड्रोम हो गया, सर्टेन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो गया, SLE हो गया, कोई भी कॉज है उसको भी साथ में ट्रीट करना है पेशेंट के। तो डॉक्टर्स हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।